नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वायरल फीवर की चपेट में आया मुजफ्फरपुर। एसकेएमसीएच सहित प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हुए सैकड़ों बच्चे। कच्ची पक्की के इंदिरा कॉलोनी में एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत। परिजनों ने मकान मालकिन और उसके रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। और एक तरफ नगर निगम बोर्ड की बैठक में जल निकासी पर हुई चर्चा, दूसरी तरफ सफाई कर्मियों ने शुरू कर दी हड़ताल। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर का कहर फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसकेएमसीएच में अभी भी वायरल फीवर से संक्रमित बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले 15 घंटों में फिर अस्पताल के पीकू वार्ड में वायरल फीवर से संक्रमित 30 बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। एसकेएमसीएच के अत्याधुनिक पीकू वार्ड के सभी बेड गंभीर रूप से संक्रमित बच्चों से पूरी तरह भरे हुए हैं। इसके अलावा शहर के प्राइवेट अस्पतालों में भी वायरल फीवर से संक्रमित बच्चे भर्ती हैं। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि फिलहाल पीकू वार्ड में वायरल फीवर से पीड़ित 107 बच्चे भर्ती हैं। वहीं मंगलवार को अस्पताल से 10 बच्चों को डिस्चार्ज भी किया गया है। ये लास्ट 2-3 दिन से इसके केसेस बहुत बढ़े हैं और जैसा कि ये पिछले 24 आवर्स में करीब 45 बच्चे की भर्ती हुई थी और आज मतलब कल से लेके आज तक में करीब 25-30 और बच्चे भर्ती हुए हैं। तो आज के डेट में हमारे पास एक पूरा पीकू वार्ड में जहां 102 बेड की कैपेसिटी है, 117 पेशेंट हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट नीचे हम लोग ट्राइज जो हम लोग कहते हैं मेन इमरजेंसी रूम्स में हैं, अब बाकी सब फ्लोर वाइज हर एक फ्लोर में सब पेशेंट भर्ती हैं। लेकिन सभी बच्चे स्टेबल हैं और इसमें बेसिकली हाई ग्रेड फीवर होता है और बच्चे की सांस फूलने लगती है। ये बेसिकली वायरल ब्रोंकियोलाइटिस का बीमारी है जो कि बच्चे में अमूमन हर एक साल होती है, लेकिन ये जनरली दिसंबर जनवरी के महीने में होती है, लेकिन इस साल कुछ पहले ही हो गई है और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। ये 2018 में मुजफ्फरपुर में भी इस टाइप की महामारी हुई थी वायरल ब्रोंकियोलाइटिस की, उसके बाद इस साल कुछ ज़्यादा मामले आ रहे हैं। ये एक वायरल बीमारी है जो कॉमन कोल्ड ग्रुप के वायरस के चलते होते हैं, जिसमें आपको राइनो वायरस आते हैं, एडिनो वायरस, रियो वायरस, और ये जो ब्रोंकियोलाइटिस का कॉज है उसको आरएसवी वायरस बोलते हैं। और इसी कॉमन कोल्ड ग्रुप में भी कोरोना वायरस भी आते हैं। हालांकि ये कोरोना का एपिडेमिक नहीं है, कोरोना की कोई लक्षण बच्चे में नहीं है और इसके बावजूद भी हम लोगों ने 3 बच्चे का टेस्ट भी करवाया था कोरोना का, किसी को कोरोना की लक्षण नहीं है। ये बेसिकली वायरल ब्रोंकियोलाइटिस है और सही समय पर अगर बच्चा आए तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और हमारे यहाँ बच्चे स्वस्थ होकर भी डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस बीमारी में अभी तक हमारे बच्चे की किसी की बिहार में आज से 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर निकाय कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। चेतावनी देने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई व्यवस्था को चौपट करते हुए यूनियन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं हड़ताल की वजह से कूड़ा नहीं उठने के कारण जगह जगह कूड़े का अंबार लगा रहा। इस दौरान निगम कर्मियों ने कहा कि यह सरकार गरीब मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस दौरान मौके पर यूनियन के नेता अशोक राय ने कहा कि नगर निगम प्रशासन हमें जेल भेज देने की धमकी दे रहा है, जिससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। पहला दिन शुरू है, पूरे शहर का सफाई का काम बंद है, कार्यालय बंद है। कार्यालय में कुछ लोग
दो चार आदमी ऐसे हैं जो रिटायर करने वाले हैं जनवरी माह में, वो नहीं हड़ताल में गए हैं। हमारा हड़ताल पूर्ण सफल है। जनता से आग्रह करते हैं कि जनता सरकार पर दबाव बनावे कि ये गरीब मजदूर के मांग को मान लिया जाए और इनका जो है सो कि मांग पूरा किया जाए ताकि हम लोग हड़ताल से वापस आ सकें। लेकिन इसी बीच निगम प्रशासन के द्वारा तरह तरह का हमारे कर्मचारियों को धमकी दिया जा रहा है कि हम केस करेंगे, मुकदमा करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे 1700 कर्मचारी को निगम प्रशासन जेल भेजे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। बाहर भूखे ही मरेंगे तो जेल में भी भूखे मरेंगे। ये तो पता चले कि सुशासन के राज में कर्मचारी जब अपने मांग मांगने जाता है तो उसको जेल का कोठरी नसीब होता है। और ये कर्मचारी आज सुबह से शहर के पूरा भ्रमण करते हुए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और शाम 4 बजे तक हम लोगों का यही कार्यक्रम रहेगा। और निगम प्रशासन अभी भी यही कह के गए हैं कि आप लोगों को हम जेल भेजेंगे। तो जेल जाने के लिए हम पूरा कर्मचारी तैयार हैं। हड़ताल में कोई कमी नहीं है, सोरा आना है और किसी को ज़बरदस्ती नहीं, कि सभी कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के स्वतंत्र रूप से हड़ताल में हैं, वो किसी के दबाव में नहीं है। और प्रशासन द्वारा झूठ मूठ का केस बनाकर और भेजने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें हमारे यहाँ के 2-4 दलाल निगम प्रशासन के साथ हैं। उनका हम लोग विरोध करते हैं। हम अब की बार आर पार, इस बार की लड़ाई आर पार है। सरकार को मांग माननी होगी, चाहे हमारा हड़ताल कितना भी दिन हो। वार्ता हो, वार्ता में 2 कदम आगे बढ़ें, 2 कदम हम पीछे हटते हैं। हम 12 सूत्री मांग रखे हैं, कम से कम प्रमुख मांग मेरा दिया जाए, उसके बाद हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, वरना यह हड़ताल चलेगा। और निगम प्रशासन ने टकराव का स्थिति पैदा किया तो ये हड़ताल उग्र होगा। अभी हम हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो निगम प्रशासन को पच नहीं रहा है, वो तो उग्र होगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाए। सदर थाना इलाके की कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहे हरीश रंजन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक मूल रूप से मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव का रहने वाला था और पिछले कई सालों से अघोरिया बाजार शाहू मार्केट स्थित पतंजलि स्टोर में काम कर अपने मकान मालकिन के घर यानी सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी मोहल्ले में रहता था। इसी क्रम में अचानक सोमवार की देर शाम मकान के पीछे कुछ लोगों ने संदिग्ध स्थिति में एक युवक का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद इस घटना की जानकारी मकान वालों को दी। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मौत की खबर मिलते ही परिजन SKMCH पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप आगे की छानबीन में जुट गई। घटना के संबंध में मृतक के भाई मनीष रंजन ने मकान मालकिन रूपम देवी और उसके कुछ संबंधी पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से पैसे को लेकर अनबन चल रही थी। उन्हीं लोगों ने हरीश रंजन को मारकर फेंक दिया है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। इधर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आरोग्य सेंटर अघोरिया बाजार साहू मार्केट में जिनकी संचालिका रूपम कुमारी हैं, पति संजय मिश्रा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के रूप में पदस्थापित हैं और उनका निजी आवास इंदिरा कॉलोनी में है। कहाँ रहता था आपका भाई? मेरा भाई उन्हीं के साथ उन्हीं के फ्लैट में रहते थे। क्या हुआ? और अचानक से कल शाम में फ़ोन गया और वो फ़ोन किया शिवम राज पिता संजय मिश्रा और मेरे भाई के एक मित्र के नंबर पे जो आपका दोस्त जो है सो गिर गया। उसके बाद फिर कुछ बात नहीं हुई। जब हम फ़ोन लगाए अपने भाई के नंबर पे, वो मोबाइल रूपम कुमारी के पास था। आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को लग नहीं रहा है, एकदम पूर्ण विश्वास है जो रूपम मिश्रा और संजय मिश्रा उनके मामा राजा पाठक जो कि शिवम राज के मामा है राजा पाठक, इन सब षड्यंत्र के तहत मेरे भाई को मार करके छत से नीचे फेंक दिया। पुलिस कंप्लेन की है? जी, पुलिस के पास कंप्लेन दर्ज करने के लिए बैठे हुए हैं,
वो बोले जो यहाँ फर्दर बयान आपका दर्ज करते हैं, उनके बाद जो है ये थाना जाएगा, फिर वहाँ से आप लोग अपना FIR का कॉपी लीजिएगा। एक यहाँ पे लाश लाया गया है जो उसका नाम हरीश रंजन है। वो सदर थाना में कच्ची पक्की के पास एक किराया के मकान में रहता था। ये लोग से जब पता किए और फर्द बयान के लिए, ये लोग का कहना है कि उसका छत से गिर करके मृत्यु नहीं हुई है, उसको कोई आदमी मार करके छत से फेंका गया है। तो उसी के लिए यहाँ से हम सदर थाना भेज रहे हैं। वहाँ जो हम वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं या वहाँ के आयु हैं, आगे अनुसंधान के क्रम में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बयान वगैरह हो गया उसका? जी, फर्द बयान हो गया। क्या परिचय हुआ आपका? जी, नाम? मेरा नाम सदर आलम। शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर नगर पुलिस ने शहर के सिकंदरपुर, कुंडल और पुरानी गुदरी के इलाके में छापेमारी की। छापेमारी में डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। शहर के इन दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर मिलावटी ताड़ी और शराब का कारोबार होता है। इसी सूचना पर पुलिस लगातार इस इलाके में दबिश देती है। मंगलवार को भी छापेमारी में सैकड़ों लीटर ताड़ी को नष्ट किया गया। इसके अलावा पुरानी गुदरी और सिकंदरपुर, कुंडल इलाके में कई शराब माफियाओं के घर में छापेमारी की गई। खोजी कुत्ता खुद घर में जाकर शराब की खोजी की। नगर थाना के सब इंस्पेक्टर अजीत मिश्रा ने बताया कि शराब माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपके प्रति विशेष दारू का अभियान चल रहा है, छापेमारी का। जो भी अगर सघन जांच हो रहा है, जो भी पकड़ा रहा है उसको जब्त किया जा रहा है और अपना देखा जा रहा है कोई दारू न बेचे और अपना काम सही से रहे। मिलावटी ताड़ी को लेकर किस तरह? मिलावटी ताड़ी भी हम लोग जब्त कर रहे हैं, उसको भी नष्ट कर रहे हैं उसको। डॉग स्क्वाड वगैरह लिए? हाँ, लिए हुए हैं। खोजी कुत्ता? हाँ, खोजी कुत्ता है। शराब खोजता? हाँ, शराब खोजता है। कहाँ कहाँ रेड कर रहे हैं? रेड तो अभी हम लोग गुदरी में कर रहे हैं, इसके बाद आगे निकलते हैं, पूरे नगर क्षेत्र में करेंगे, सिकंदरपुर में करेंगे। शराब माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा? नहीं, शराब माफिया को किसी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। मंगलवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित हंगामेदार निगम बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से जल निकासी पर चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी मेयर मान मर्दन शुक्ला, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय सहित शहर के सभी वार्ड पार्षद शामिल थे। चर्चा के दौरान वार्ड 6 के पार्षद जावेद अख्तर गुड्डू पर कई पार्षद भड़क उठे। राकेश सिन्हा, पप्पू और राजीव पंखू तो बेकाबू हो गए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने उठकर दोनों को शांत कराया। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि साजिश के तहत शहर से पानी नहीं निकलने दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को अज्ञानी बताते हुए विजेंद्र चौधरी ने कहा कि अगले 6 महीने में जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी। वहीं कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने जल जमाव की समस्या से जल्द निजात दिलाने के साथ झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने से पहले उसमें रहने वाले परिवारों को कहीं बसाने की बात कही। प्रभारी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने कहा कि जल जमाव से निदान के लिए ठोस पहल शुरू कर दी गई है। निगम का ही हमको लगता है जो जल जमाव हुआ है और मुजफ्फरपुर जो नारकीय स्थिति में बीता है, उसके बाद जो हमको लगता है कि पहले ही निगम का बैठक हुआ है। निश्चित तौर पर हम निगम कर्मी से लेकर के जितने वार्ड पार्षद और बोर्ड के तमाम सदस्य, नगर आयुक्त, तमाम लोगों से हमने यह कहा है कि शहर को जल्द से जल्द जल जमाव से निदान कराया जाए और ड्रेनेज सिस्टम बहाल किया जाए जो भविष्य में जल जमाव नहीं हो। और जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं शहर में, अगर वो हैं और उनको अगर हम तोड़ फोड़ करते हैं तो तोड़ जोड़ भी होना चाहिए। मकसद मेरा कहने का यह मतलब है कि ठीक है, अगर कोई झुग्गी झोपड़ी से परेशानी है तो उसको हटाया जाए। शहर का विकास सौंदर्यीकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसके वो जो भूमिहीन है, सरकार एक तरफ ये भी उसका है कि जो भूमिहीन है उनको बसाने का भी उपाय किया जाए। तो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको जो है से पहचान करके, जांच करके, अगर जो भूमिहीन हैं उनको सरकार भूमि भी व्यवस्था कराई जाए, तभी जा कर के सकारात्मक विकास होगा। देखिए, निगम बोर्ड की बैठक आज बुलाई गई है। आज हम लोग आए हैं। जो जल जमाव मूल समस्या रहा है शहर का,
उसके लिए आज चर्चा पर चर्चा हुई है और हमने सब लोगों से आग्रह किया है कि मिलजुल करके ऐसा प्लानिंग करें जिससे कि पानी जमाव नहीं हो सके। मोती झील में पानी लग रहा है, धर्मशाला चौक पर पानी लग रहा है, सदर हॉस्पिटल के पास पानी लग रहा है। हमको लगता है कि 5-6 दिन बारिश नहीं होने के बावजूद भी पानी नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब है कोई साजिश है, कहीं बोरा से भर दिया गया है, उसकी जांच करवाए नगर आयुक्त महोदय। और हम लोग सब लोग मिल करके आगे आने वाले दिनों में विकास की गंगा बहाएं, विकास जितना हो सकता है उस काम में लगे, आपसी झगड़ा छोड़ करके। पार्षद आपस में लड़ रहे एक दूसरे को? नहीं, लड़ नहीं रहे, अपने अपने क्षेत्र की समस्या रख रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि 5 साल में भी जल जमाव का समस्या दूर नहीं कर पाएंगे। अब उनको ज्ञान नहीं है तब क्या किया जाए। नगर विकास मंत्री थे, वो नहीं कुछ कर पाए तो अब वो वही बात कहेंगे। हम कह रहे हैं कि अगले 6 महीना में मुजफ्फरपुर का लुक चेंज हो दिखेगा। जो बता रहे हैं कि साजिश है, तो किसकी साजिश हो सकती है? साजिश तो जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, जनता को कष्ट दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, उनका साजिश होगा। किसी के नाम लेने की क्या जरूरत है। नगर आयुक्त महोदय से हमने कहा है कि उसकी जांच करा लीजिए, जहाँ जहाँ बोरा कसा हुआ है, चाहे जल जमाव को करने के लिए व्यवस्था नहीं किया गया है, उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए। अभी पानी नहीं भी हो रही है तो मोती झील में पानी लगेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि हमने कहा कि इसमें साजिश के तहत है, चूँकि जब एक दिन में ही पानी निकल जाता था, बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी, तो आज क्यों रुका हुआ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई साजिश है। जल जमाव को निदान पाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, विशेष मुद्दा वही है। आखिर में कैसे समस्या दूर होगी समस्या दूर होगी। बारिश अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अब जगह जगह जहाँ पानी जमा है उसको जल्द से जल्द निकालने की व्यवस्था की जा रही है। और कोई मुद्दा नहीं, और कोई विशेष वैसा कुछ मुद्दा नहीं है। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में मंगलवार को लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली विषय पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले में चल रही राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही लंबित योजनाओं को समय रहते पूरा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही यह कहा गया कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में सभी योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि एक समय सीमा के अंदर समस्या का निष्पादन हो सके। देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है और ये आयोजन सभी 38 जिले के जिला मुख्यालय में होते हैं। तो सरकार के निर्देश के आलोक में आज समाहरणालय सभा कक्ष में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया, जिससे संबंधित सारे विभाग के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इसका लाइव वेबकास्ट पटना से किया गया था और ये सभी 38 जिला में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भूजल स्तर में जो कमी आई है उसको दूर करना है। साथ ही साथ वृक्षारोपण, तो इसके 11 अवयव हैं और उन सभी अवयवों के विरुद्ध जो निर्धारित टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न विभागों के परस्पर समन्वय से ये कार्य किया जा रहा है ताकि भूजल का जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके और लोगों को पानी की समस्या नहीं हो सके। मुख्यतः इसी के लिए प्रत्येक मंगलवार को, प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार को इसका आयोजन किया जाता है और उसी क्रम में ये आयोजन किया। पोषण माह के अवसर पर मंगलवार बाल विकास परियोजना कार्यालय मुशहरी सदर में गोद भराई सह पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का आगाज जिलाधिकारी के द्वारा गुब्बारा उड़ाकर किया गया। साथ ही उनके द्वारा पोषण शपथ भी कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा 4 गर्भवती महिलाओं इंदु देवी, सोनी कुमारी, जूही कुमारी, अंशु कुमारी की गोद भराई की गई। साथ ही पोषण परामर्श केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी, जिला जन सूचना संपर्क पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया। माह हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मना रहे हैं और इस पूरे माह के दौरान विभिन्न तरह की गतिविधियां पूरे ज़िले के हर एक आंगनबाड़ी केंद्रों में, हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में किए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग एक स्वस्थ भारत चाहते हैं और एक एक बच्चा यदि स्वस्थ रहेगा मानसिक और शारीरिक रूप से तो वो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर पाएगा। और इसलिए हम लोग इस जागरूकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गोद भराई के माध्यम से भी उनको पूरी तरह से यह सूचित किया जा रहा है, इस तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि वो यदि बेहतर खान पान का स्तर रखेंगी
और लगातार जो ANC और चेकअप्स होने चाहिए वो लगातार कराएंगी, अपने हीमोग्लोबिन का स्तर बेहतर करेंगी, तो न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका भी स्वास्थ्य बेहतर होगा। इसके पश्चात जो बच्चों को उसके बाद आफ्टर केयर करना है, जिसमें लगातार 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाना है, और इसके पश्चात बच्चों को किस तरह की चीज़ें खिलाई जानी चाहिए ताकि बच्चों के पोषण का और सेहत का स्तर बेहतर हो सके, उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। और विशेष रूप से कोई अलग की चीज़ें नहीं है, वैसी चीज़ें हैं जो बड़े आराम से हमारे पास उपलब्ध हैं। दाल है या फिर सोयाबीन है जिसमें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, सहजन की पत्तियां हैं, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लोगों को जानकारी और जागरूक होने की आवश्यकता है कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हमें कहीं बाहर से लाना है अपने पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए, लेकिन यह आवश्यक है माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी। इस मैसेज को हम लोग गांव-गांव, पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, हम लोग 2 स्तर पर इसको प्रयास करते हैं देखने का। जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका सभी का बर्थ वेट लिया जाता है। बर्थ वेट के आधार पर हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं कि 2.5 किलो से नीचे के बच्चे कितने हैं, 2000 ग्राम यानी कि 2 किलो से नीचे के बच्चे कितने हैं, उनको सेग्रीगेट करके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और वैसे बच्चे जिनका बर्थ वेट कम होता है, बर्थ के समय वेट कम होता है, उनको विशेष रूप से न्यूट्रिशनल आहार हम लोग उपलब्ध कराते हैं। विटामिक्स और ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग उपलब्ध कराते हैं, और उनको लगातार फॉलोअप और मॉनिटरिंग की जाती है, उनके हाइट की, उनके लेंथ की, उनके वज़न की, और जो एक पैमाना है उस पैमाने तक लाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। अय्यापुर के शहबाजपुर निवासी प्रकाश कुमार ने अपने पुत्र के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए केस के आईओ को हटाने की बात कही है। मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार सुरक्षा कमेटी के बैनर तले मंगलवार को कचहरी परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रकाश कुमार और उनकी पत्नी प्रभा देवी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। प्रकाश कुमार ने कहा कि बेटे के हत्यारों से मिली भगत कर पुलिस अधिकारी उल्टे केस करवा हमें भी जेल भेज दिया। पति पत्नी दोनों ने कहा कि आरोपी से लेकर जांच अधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी एक वर्ग से आते हैं, जिसका नतीजा है कि बेटे के हत्यारे खुलेआम केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। इन दोनों ने जान माल की सुरक्षा की गुहार भी पुलिस के आला अधिकारियों से लगाई है। वही नामजद जो भी नाम दिए हुए हैं, आसपास के लोग हैं, साजिश रच करके मेरे बच्चा को हत्या कर दिया गया। थाना प्रभारी चाहे जो भी प्रशासन उसमें है वो मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सुनील रजत कौन है, वो थाना प्रभारी कौन है, नाम तो उतना अच्छा से हम नहीं सबको जानते हैं, लेकिन साफ मतलब मुस्का करके जिसके घर में किसी का बेटा, जवान बेटा मर जाए, अब मैं उसमें है कुंदन कुमार, भूषण कुमार, नीरज कुमार, मिनता देवी, रानी देवी, बबलू कुमार, यही सब है। मामले में कार्रवाई को लेकर बड़े अधिकारी से मिले हैं, लेकिन कहीं से हमको कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। जो मेरे सामने, घर के सामने आ करके आना जाना, जिस दिन से मतलब और नाम पड़ा हुआ है उसको केस में, हत्या हो गया मेरा बेटा के, फिर भी सब फ्री घूम रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। हम चुपचाप मुंह देखते रहते हैं सबका। हुआ और छोड़ दिया गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो मेरे बेटा का हत्या किया वो अंदर जाए, उसको सजा मिले। अब इससे बढ़कर के कुछ होता है क्या कि किसी का बेटा, जवान बेटा का घर उजड़ जाए और उसको आराम से छोड़ दिया जा रहा है। हम किससे उम्मीद करें? थाना प्रभारी, चाहे लोग थाना में जाता है जो साथ देंगे, थाना प्रभारी या थाना का जो भी प्रशासन है हमको साथ नहीं दे रहा है, फिर लोग जाएगा कहाँ? एक बार उठ करके थाना से लोग खड़ा होगा तो ऐसा ऐसा कांड होगा, लेकिन निचांत है वो लोग, उनको कोई मतलब नहीं है, अपने जाति से मतलब है खाली। हाँ, वर्दी मिल गया, वर्दी लेने में कितना परिश्रम होता है, उनको शायद भूल गए वो चीज़। उसमें जतियौता नहीं होना चाहिए, समझे? वर्दी के अंदर में छुप करके जतियौता निभा रहे हैं, उन लोगों को शर्म नहीं लग रहा है? शर्म लगना चाहिए। हमारे घर में भी लोग इसका तैयारी किया था लेकिन नहीं हुआ। हम जानते हैं उसमें कितना मेहनत लगता है। उस मेहनत के हमारे थाना पर बैठ करके दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग, उनको शर्म नहीं लग रहा है? मेरा बेटा को हत्या कर दिया गया और लोग चारों बगल घूम रहा है मस्ती में फैशन करके, और हम दिन रात उस जगह रो रहे हैं, दिन रात उस जगह मर रहे हैं। हमारे यहाँ दूसरा घर से खाना आता, हम लोग चूल्हा नहीं अभी तक जलाते हैं। 1.5 महीना हो गया मेरे घर में। जवान दिन रात फोटो देख करके समय काटते हैं अपना बेटा को। जो कहाँ से हम करोड़ों रुपया दे देंगे मेरा बेटा को ला करके दे सकता है, तो फिर आप
हत्या करने का उनको कौन हक दिया? इन लोगों ने आपस में मेल कर षड्यंत्र पूर्वक इन पर उसी समय 2020 में ही 607-20 वाद दायर किया, जिसमें हरिजन एक्ट का भी हवाला दे दिया गया। और ये कहिए कि इस तरह से भेदभाव बढ़ता गया कि अनुसंधान के क्रम में जब यहाँ के तत्कालिक डीएसपी जब पहुँचते हैं तो सूचक प्रकाश कुमार न्याय की उम्मीद से उनके पास जाता है। जब उनके पास गया तो वो क्या किए कि चुपचाप अरेस्ट करके जेल भेज दिए प्रकाश कुमार को, और इनकी पत्नी को भी 607-20 में आरोपी बना दिए। ये हरिजन एक्ट का कहीं ना कहीं से दुरुपयोग हो रहा है। एक मामला तो यहाँ बनता है, उससे खार खाए हुए थे अभियुक्तगणों ने इनके पुत्र का निर्मम हत्या किया, और उस हत्या में ये घूमते रहे चारों तरफ कि अब इनको न्याय मिलेगा। बड़ा ही हास्यास्पद रहा। यहाँ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला जो है आपका वो बेनकाब होता है कि अभियुक्तों को पकड़ा गया, लेकिन नाटकीय अंदाज में उनको थाना ले जाया भी गया, लेकिन उनको थाना से छोड़ दिया गया। और वाद के अनुसंधान में गोबर माटी करने का काम तत्कालिक पुलिस प्रशासन कर रही है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि थाना प्रभारी बदले हैं शायद अहियापुर थाना के, तो उनके दिशा निर्देश में इस बात में कुछ न कुछ अच्छा न्याय मिलेगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपराध अनुसंधान विभाग से इसकी जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि न्याय मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये सवर्ण ब्राह्मण जाति से बिलोंग्स करते हैं, और ये कह देना कि दलित ही शोषित रहा, वंचित रहा, ऐसी बात नहीं है। यह एक उदाहरण है कि सवर्ण वर्ग भी किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है और किस तरह से न्यायिक व्यवस्था का, कानून का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने हरिजन होने का लाभ भी उठा रहे हैं। इसका ध्यान आकर्षण हम लोग चाहेंगे, और HRDC के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि इनके पुत्र के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिले और इनको न्याय मिले। आप विशेष जो पीड़ित के माता पिता आए हुए हैं उनसे जिले में दूसरे चरण में 2 प्रखंड में होने वाली पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार से विभिन्न 6 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चुनाव में 6 पदों के निर्वाचन के लिए 1 पद जिला परिषद का नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय में बनाया गया है। वहीं अन्य सभी 5 पद मुखिया, पंचायत समिति, पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया संबंधित दोनों प्रखंड सरैया और मरवन में की जा रही है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 सरैया पद पर वर्तमान जिला परिषद शत्रुघ्न सहनी ने पहला नामांकन किया। वहीं पूछे जाने पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करा रहे ARO ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किए गए सभी निर्देश का पालन करते हुए पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सुचारू कराई गई है। सरैया 17 से मैं नामांकन किया हूँ। इसके पूर्व में मैं जिला परिषद सदस्य रह चुका हूँ। 2001 में भी हम जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आज मुजफ्फरपुर की जनता के आशीर्वाद लेकर पुनः फिर हम सरैया 17 से नामांकन दिए। मुझे आशा है और विश्वास है कि सभी समाज धर्म के लोग मेरे साथ देंगे और फिर मैं विजयी घोषित होकर आऊँगा। क्या मुद्दा रहेगा? क्या कुछ कमी रह गई? जो हमने 2018 में 2021 तक के लिए जो भी हमने लोक आश्वासन दिए हैं, कोरोना के चलते कुछ बाधित हो गया है। पंचम वित्त आयोग की राशि समाप्त कर 15वीं वित्त आयोग की राशि है, जिसके जिला परिषद मुजफ्फरपुर जिला अभियंता के नहीं रहने के कारण बाधित हुआ है। समाज में लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, उस हिसाब को मैं यथाशीघ्र पूरा कर सभी जितना भी हमारे 29 विभाग अंदर में आता है सब में मैंने कार्य कराकर अच्छा ज़मीन पर उतारने के काम करेंगे। मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को मैं फर्स्ट प्राथमिकता दूंगा। जी, आज निर्धारित तिथि सेकंड चरण के अनुसार आज है। आज से नामांकन शुरू हो गया है और मरवन और सरैया प्रखंड के सभी 6 उम्मीदवारों के लिए, जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए आज से नामांकन प्रारंभ कर ली गई है और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुपालन करते हुए यह प्रारंभ कर दी गई है। विधि व्यवस्था सभी ठीक। किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है? विशेष ध्यान रखना है कि कोविड-19 के तहत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हो और विधि व्यवस्था सही से रहे। अभी तक एक किया गया है नामांकन।
मेरा ARO हैं और अंचल अधिकारी मरवन, सतीश कुमार, अंचल अधिकारी मरवन। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के संस्मरण में महावाणी संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को चतुर्भुज स्थान मंदिर के निकट निराला निकेतन परिसर में आयोजित की गई, जिसमें जिले के तमाम कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। कवि, गीतकार और बेला के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि आज ही के दिन 7 तारीख को महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री का देहावसान हुआ था, जिनकी याद में प्रत्येक माह की 7 तारीख को महावाणी संस्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें महाकवि की याद में जिले के गणमान्य कवि अपनी कविताओं का पाठ करते हैं और कविताओं के माध्यम से महाकवि को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही कवि, गीतकार डॉक्टर विजय शंकर मिश्र को वरीय कवि सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र अपने दलित अकादमी की ओर से उनको पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। की 7 तारीख महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के स्मारक स्थल पर एक ही साथ कई पीढ़ियाँ एकत्र हैं। हम उनके साहित्य पर बात करते हैं और साथ ही साथ अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करते हैं। क्या संयोग है कि आचार्य श्री का जुड़ाव जिन जिन लोगों के साथ रहा, जिन जिन रचनाकारों और संस्कृति कर्मियों के साथ रहा, वैसे संस्कृति कर्मियों में कई ऐसे हैं जिनकी कोई न कोई तिथि 7 तारीख आ ही जाती है। वह भले ही उनकी पुण्यतिथि के अंतर्गत हो या जन्म तिथि के अंतर्गत हो। अभी 7 अगस्त जो व्यतीत हुआ है उसमें हम आचार्य श्री के साथ साथ विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का भी स्मरण कर रहे थे और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनात्मक प्रतिस्पर्धा साहित्य की समस्त विधाओं में श्रेष्ठ लेखन करने वाले विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से ही रही, यद्यपि वे निराला से प्रेरित होकर हिंदी लेखन में समर्पित हो गए। उसी तरह से आज की यह तारीख हम जानते हैं कि शब्दों के धनी और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की आज पुण्यतिथि है और आचार्य श्री कहा करते थे कि उन पर बड़ी बड़ी आलोचनाएं भी प्रस्तुत की गई, लेकिन जितनी सटीक टिप्पणी बेनीपुरी जी ने उन पर की है वह अक्षरशः मेरे लिए सत्य ही आचार्य श्री कहते थे और आचार्य श्री बार बार बेनीपुरी जी का जिक्र करते थे। तो आज बेनीपुरी की भी पुण्यतिथि है। 2 श्रेष्ठ रचनाकार मुजफ्फरपुर को गौरवान्वित करने वाले और दोनों बड़े गद्य लेखक हुई। यद्यपि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री कवि के रूप में जाने जाते हैं, महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन गद्यकार के रूप में भी वे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहानियाँ लिखे, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने संस्मरण लिखे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।